डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज के इस तारीखी तजज़िये में आसिफ जाही ख़ानदान के सबसे अहम मरकज़ और उनकी ताकत के अजीम महल का जायज़ा लिया जाएगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास और शानो शौकत की एक जिंदा मिसाल है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। ये कहानी है हैदराबाद के मशहूर चौमहल्ला पैलेस की। बिना किसी देरी के आइए इस तारीखी सफ़र की शुरुआत करते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द निज़ाम्स, ये लफ्ज़ अपने आप में एक बहुत गहरा मतलब रखते हैं। पुराने हैदराबाद शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद ये इमारत सिर्फ एक आम घर या रिहाइश नहीं थी। ये उन बेहद अमीर और ताकतवर राजाओं की ताकत का असल और सबसे बड़ा मरकज़ थी, जहाँ से पूरी सल्तनत का निज़ाम चलता था। एक ऐसी जगह जिसने तारीख के सबसे बड़े फैसले देखे। इस तारीखी सफ़र को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस पूरे तज्ज़िये को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत होगी द निज़ाम सीट ऑफ पावर से, उसके बाद बिल्डिंग द 4 पैलेसेस पर बात होगी, फिर अ ग्लोबल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस और इनसाइड द पैलेस वॉल्स को समझने के बाद आखिर में द म्यूजियम ऑफ टुडे पर नज़र डाली जाएगी। पहला हिस्सा है द निज़ाम सीट ऑफ पावर और द वास्ट रीच ऑफ द आसफ जाही डायनेस्टी। चौहमाला पैलेस की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले निज़ाम्स की ताकत और उनके असर के बड़े फैलाव को समझना लाजमी है। इन हुक्मरानों यानी रूलर्स का राज दरअसल कितने बड़े इलाके पर था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये सब उनकी अजीम सल्तनत का हिस्सा थे। इतने बड़े इलाके पर हुकूमत करने वाले राजाओं के पास कितनी दौलत और ताकत रही होगी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। अब सवाल ये है कि इस सीट ऑफ पावर का असल मतलब क्या है। ये इमारत सिर्फ एक आरामगाह या रेजिडेंस नहीं थी। सालों 1724 से लेकर 1948 तक ये वो अहम सरकारी मरकज़ था जहां हुक्मरान रहते थे, काम करते थे और पूरे राज्य के सबसे बड़े और ज़रूरी फैसले लेते थे। ये जगह एक ही वक्त में एक घर, एक दफ्तर और एक शाही दरबार का काम पूरी तरह से निभाती थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिल्डिंग द 4 पैलेसेस अ जनरेशनल एंडेवर। ऐसी शानदार और अजीम इमारतों को बनने में हमेशा काफ़ी वक्त और ढेर सारे साधन यानी रिसोर्सेज लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 1750 में इस महल का काम शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन ये कुछ ही सालों में ख़त्म नहीं हुआ। 1800 की सदी में आने वाली अगली नस्लों ने इसको आखिरी रूप देना शुरू किया। फिर 1948 में आकर इसका फैसले लेने वाले मरकज़ के रूप में सफ़र ख़त्म हुआ। एक ऐसी बेहतरीन इमारत को बनाकर पूरा करने में कई राजाओं का योगदान और एक लंबा वक्त लगा, तब जाके ये इतनी मुकम्मल और परफेक्ट बन सकी। लेकिन आखिर इस जगह के नाम का असल मतलब क्या है? चौमहल्ला दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है। चौ का मतलब है 4 और महल का मतलब है पैलेस। यानी ये किसी एक अकेले महल का नाम नहीं है, बल्कि एक साथ खड़े 4 शानदार महलों के एक पूरे ग्रुप का नाम है। एक बहुत ही आसान और सीधा नाम जो सीधे इमारत की पहचान बताता है। अब आते हैं इस तज्ज़िये के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ग्लोबल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस, ब्लेंडिंग कल्चर्स एंड डिज़ाइंस। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की आम इमारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अलग-अलग डिज़ाइंस का एक बेहतरीन और अनोखा नमूना है। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये महल एक वर्ल्ड ट्रैवलर की तरह लगता है। इसका अनोखा डिज़ाइन ईरान के शहर तेहरान में मौजूद शाह के शानदार महल से बहुत ज़्यादा प्रेरित यानी इंस्पायर्ड था। भारत के इस हिस्से में ऐसी फ़ारसी शानो शौकत लाना उस वक्त की एक बहुत ही ख़ास और नायाब बात थी। एक ऐसी कलाकारी जो सीधे तेहरान की याद दिलाती है। एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन के नज़रिए से ये हिस्सा इस पूरी कहानी का सबसे अहम और खूबसूरत पहलू है। यहाँ 3 अलग-अलग दुनिया की कलाकारी का बहुत ही बढ़िया मिलन देखा जा सकता है। पहला है हिंदुस्तानी डिज़ाइन, जो यहाँ की मिट्टी से जुड़ा है और इसे एक देसी रूप देता है। दूसरा है फ़ारसी यानी ईरानी असर, जिसने इसको एक अजीम और शाही रूप दिया, जैसे बड़े आंगन और गुंबद। और तीसरा, इसके अंदर यूरोपियन डिज़ाइन के छोटे छोटे खूबसूरत हिस्से भी शामिल किए गए। इन तीनों ने मिलकर चौमहल्ला को एक ऐसी बेहतरीन इमारत बना दिया जो पूरी दुनिया में अपने ढंग की बिल्कुल अकेली और निराली है। ये अलग अलग कलाकारियों का मेल इस महल की सबसे बड़ी खासियत है।
कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, इनसाइड द पैलेस वॉल्स, लाइफ, गवर्नेंस एंड ग्रैंडर। अब दरवाजे के अंदर चलकर देखते हैं कि इस महल के अंदर की जिंदगी और उसके अलग-अलग हिस्से किस तरह से काम करते थे। अंदर जाने पर इस जगह को कई अहम हिस्सों में बांटा गया था। सबसे पहले आता है खुलवत मुबारक, जो इस पूरी जगह का दिल माना जाता था। फिर वहाँ हरे भरे आंगन और खूबसूरत फव्वारे हैं, जहाँ शाही खानदान आराम किया करता था। और फिर आते हैं वो 4 अलग-अलग महल, जिसमें से हर एक का अपना एक खास काम था। कुछ रिहायशी के लिए बने थे और कुछ मेहमानों के रुकने या दफ्तरों के लिए इस्तेमाल होते थे। खिलवत मुबारक की असल शान को सिर्फ शब्दों में बयान करना वाकई थोड़ा मुश्किल है। इस मुख्य हॉल में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत संगे मरमर का तख्त मौजूद है, और जब वहाँ खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा जाए तो बड़े बड़े चमकते हुए क्रिस्टल के झूमर लटकते हुए नजर आते हैं। ये सच में एक बेहद हैरत अंगेज और अमीरी से भरा मंजर है, जो किसी को भी पूरी तरह से दंग कर दे। ये महल सिर्फ शांति से खड़ी एक इमारत नहीं था, बल्कि ये पूरे राज्य की हर बड़ी गतिविधि और जश्न का मुख्य मरकज था। यही वो जगह थी जहां नए राजाओं की ताजपोशी यानी उन्हें मुकुट पहनाया जाता था। बड़ी बड़ी शाही पार्टियां और त्योहार यहीं भीड़ के साथ मनाए जाते थे, और दुनिया भर से आने वाले बड़े वीआईपी मेहमानों और नेताओं का शाही स्वागत भी इसी ग्रैंड दरबार में होता था। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी हुई है, जो साल 1700 के दशक से लगातार बिना रोके चल रही है। ये घड़ी सदियों की उतार चढ़ाव भरी तारीख की एक खामोश गवाह है। इसकी टिक टिक को आज के वक्त में भी सुना जा सकता है, क्योंकि इस धरोहर को बेहद शानदार ढंग से संभाला गया है। अब इस लंबी तारीखी कहानी को आज के दौर में लाते हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, द म्यूजियम ऑफ टुडे, प्रिजर्विंग द हेरिटेज। जो जगह कभी सिर्फ राजाओं के लिए थी और जहां आम लोगों का आना मना था, उस जगह के साथ आज के वक्त में क्या हो रहा है। एक लंबे अरसे के बाद साल 2005 से 2010 के बीच इस महल की बहुत ध्यान और एहतियात से मरम्मत की गई। इस शानदार धरोहर को एक नया रूप देकर इसे एक हेरिटेज म्यूजियम की तरह आम लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। आज कोई भी वहां जाकर इस ताकत के पुराने मरकज को अपनी आंखों से देख और इसकी तारीख को करीब से समझ सकता है। आज जब इस म्यूजियम में कदम रखा जाए तो वहाँ कई पुरानी और नायाब चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि राजाओं के पहने गए पुराने शाही कपड़े और उनके वक्त का शानदार महंगा फर्नीचर। वहाँ एक बहुत ही मशहूर पीले रंग की पुरानी रोल्स रॉयस गाड़ी भी खड़ी है, जो उस जमाने की अमीरी दिखाती है। इसके अलावा पुराने ज़माने के हथियार जैसे तलवारें और ढाल भी नुमाइश के लिए मौजूद हैं। ये सब उन राजाओं की अजीम जिंदगी की बिल्कुल सच्ची झलक दिखाते हैं। और अब आखिर में ये तारीखी तज्जिया एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकता है। इतनी ताकतवर और महान सल्तनत की विरासत इन 4 अजीम महलों की शक्ल में महफूज रहकर हमारी तारीखी समझ को किस तरह एक नया रूप देती है। जब एक अजीम इतिहास को इन दीवारों की तरह बचा लिया जाता है, तो वो आज के दौर और आने वाली नस्लों दोनों को सिखाने का काम करता है। आज का ये तारीखी सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।